Good afternoon, everyone. Today is 6th of February, and we are back with our regular CNA newspaper analysis. January में कुछ दिन due to some technical difficulties, we could not upload the CNA, so उसको हमने री-रिकॉर्ड करके री-अपलोड कर दिया. तो आप जनवरी के प्लेलिस्ट में उन दिनों के CNAs को कवर कर सकते हो, so that आपका करंट अफेयर्स मिस ना हो. जो 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उनका मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ. पहला जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, अबाउट क्लाइमेट एम्बिशंस, ये एडिटोरियल है. दूसरा जो है वो न्यू स्टार्ट पॉलिसी के बारे में. न्यू स्टार्ट पॉलिसी जो था वो रशिया और यूएसए के बीच में वेपन का जो उनका रेस चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो न्यू स्टार्ट आया था दैट इज एक्सपायरिंग नाउ, उस कंटेक्स्ट में है. थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग मेघालय माइन ब्लास्ट. मेघालय में आपको पता होगा कि रैट माइनिंग भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग होती है. तो उसमें एक ब्लास्ट हुआ जिसमें ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से हम इस रैट होल माइनिंग एंड ओवरऑल माइनिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन मेघालय को स्टडी करेंगे. The fourth article is from the domain of science and technology, that India is pushing for human genome sequencing for healthcare and research purposes. And the final article is from the domain of mental health, I mean reproductive health और mental health को एक साथ combine करके कैसे यूज हो सकता है, कैसे वो ज़रूरी है, नेसेसिटी क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे. So before we get into that, let's just quickly go through a couple of announcements. The first announcement is regarding the foundation batch. ये UPSC और APSC दोनों के लिए है. From scratch, बिल्कुल भी कुछ अगर आप पता नहीं है, वहाँ से लेकर फाइनल लिस्ट तक पूरा सपोर्ट GS फाउंडेशन बैच में मिलता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज पर हैंड होल्डिंग होती है. सारे सब्जेक्ट्स जीरो से पढ़ाए जाते हैं. ये हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है. एंड इसका जो आपको बैच ठीक लगता है आप उसको उसमें आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. ये बैच एक बैच 27 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट बैच अब शुरू होगा, उसके डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएंगे. ये सेकेंड अनाउंसमेंट है. दिस इज रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो अभी होने वाली 2026 में जो प्रीलिम्स हो रही है वो देंगे. जिनको अपनी पढ़ाई पहले कहीं कर रखी है या सेल्फ स्टडी किया हुआ है, वो लोग 2 से 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली, उनके लिए बेटर सूटेड है. इस क्रैश कोर्स में 10 स्मार्ट बुक्स जो प्रीलिम स्पेसिफिक है वो भी होंगे. पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होगी. और जो 15,000 MCQ की टेस्ट सीरीज है वो भी होगी. इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड एक्सेस टू करंट अफेयर्स भी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स भी होंगे. इसका लॉन्च अभी फाइनल डेट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. 15,000 MCQ का जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, इट इज कॉल्ड प्रीफिट इकोसिस्टम. इस प्रीफिट इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स हैं. एक फ्री पार्ट है और दूसरा पेड पार्ट है. जो फ्री पार्ट है उसमें 3000 प्लस MCQs यूट्यूब पर डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें यूट्यूब लाइव वीडियोस जो है, मतलब अभी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास MCQ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये इसमें MCQ के एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में डिस्कशन होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द MCQs होंगे, है ना. ये फ्री में जो है इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, CSAT इंक्लूडेड नहीं है. जो पेड पार्ट है उसमें आपके 12,000 MCQs 120 टेस्ट के फॉर्मेट में है, और इसमें फुल लेंथ एज वेल एज सेक्शनल टेस्ट होंगे. ये जो 120 टेस्ट है उसमें 30 ईजी है, 30 मीडियम है, 30 मॉडरेट है, 10 टेस्ट ऐसे जो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 टेस्ट है जो CSAT के हैं, एंड देयर आर 10 मोर टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिमुलेशन होगा.
PYQ सिमुलेटर। ऑलराइट, इसका जो प्राइस है वो पेड कोर्स का वो 12,000 रुपीज़ है, लेकिन न्यू ईयर डिस्काउंट, शायद सरस्वती पूजा डिस्काउंट चल रहा है, तो 7,999 में आपको मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो CNA के, प्रीफिट के, यूट्यूब लाइव के, या प्रीवियसली आपने कोई भी CSAP से कोई कोर्स ले रखा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट अनदर 1,000 रुपी डिस्काउंट, बट फॉर दैट you'll have to contact on the number mentioned here. ये जो हम लोग CNA डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो प्रीफिट के यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स मैगजीन या आपका जो इन्फोग्राफिक्स है, सारा इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो सारा का सारा आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज। आर्टिकल का नाम, मतलब ये एडिटोरियल है हिंदू का, इंटेंट एंड आउटकम। इंडिया मस्ट वॉच इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस विथ हायर अलोकेशन। जो इंडिया ने अब तक डिफरेंट जगह पे प्रॉमिस कर रखे हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में, उन एम्बिशंस को मीट करने के लिए इंडिया शुड बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ बजटरी एलोकेशंस। ये जो यूनियन बजट 2026-27 अभी कल परसों जो डिस्कस हुआ है, इट हैज रीआइटरेटेड दैट इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, है ना, it has reiterated India's climate commitment, but it provides cautious and fragmented financial allocations for decarbonization initiatives. Meaning what? हम लोगों ने बड़े एम्बिशंस डिक्लेयर किए, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंशियल माइट चाहिए, फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग ने अभी तक नहीं दिया। वी आर स्टिल हैविंग दैट फ्रैगमेंटेड आइडिया ऑफ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, स्पेशली फॉर डिकार्बनाइजेशन। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं फॉर क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। बजट में 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया गया है। किसके लिए? CCUS। और ये 20,000 करोड़ जो है 5 सालों में दिए जाएंगे। अब ये CCUS का मतलब क्या हो कि कार्बन को कैप्चर करो, यूटिलाइज करो और स्टोरेज करो। कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इट्स अ फिलोसॉफी जिसमें यू ट्राई एंड रिड्यूस the presence of carbon from the atmosphere. Second fact, जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये है, उसको और एक्सपांड किया जाएगा सो दैट जो सोलर एनर्जी है, डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी, उसका और ज्यादा प्रमोशन हो। थर्ड इज क्लाइमेट लिंक्ड ट्रेड रिस्क। क्लाइमेट लिंक्ड ट्रेड रिस्क is emerging due to EU मतलब यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM के बारे में हम पहले CNA में देख चुके हैं, बट CBAM का आइडिया क्या है कि यूरोपियन यूनियन में अगर आप कुछ प्रोडक्ट भेजते हो तो उसकी प्रोडक्शन में कितना कार्बन एमिट हुआ है, मतलब इज इट अ ग्रीन प्रोडक्ट, इज इट कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट, इज इट कार्बन नेगेटिव प्रोडक्ट, ये इवेल्युएट होता है। और जितना ज्यादा आपने कार्बन छोड़ा होगा एटमॉस्फेयर में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उतना ज्यादा टैक्स लगता है। तो ज्यादा कार्बन तो ज्यादा महंगा चीज, तो फिर मार्केट में उसको रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इन्हें कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया और EU ने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो भले वो टैक्स ना लगाए, लेकिन CBAM जो है उसके थ्रू क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड के लिंक्स या रिस्क को अब हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। दे विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कोर इश्यूज कंसर्न है। एक, देयर इज ए मिसमैच बिटवीन एम्बिशन एंड फाइनेंसिंग। बहुत बड़े एम्बिशन है क्लाइमेट गोल्स को लेकर, जो हम काफी स्ट्रांगली आर्टिकुलेट करते हैं, बट फाइनेंसिंग, बजटरी सपोर्ट वो बहुत मॉडेस्ट है, रिलेटिवली कम है। 5 साल के लिए आपने 20,000 करोड़ दिए CCUS के लिए, मतलब हर साल 4,000 करोड़। अगर आप उनको सेक्टर वाइज भी डिवाइड करोगे तो भी कम है, स्टेट वाइज डिवाइड करोगे तो भी कम है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करोगे तो भी कम ही अमाउंट है। सेकेंड इज पायलट हेवी अप्रोच। देयर इज एन एम्फेसिस ऑन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स।
मतलब पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं, फिर पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो उसको स्केल अप करके पूरी कंट्री में रन किया जाता है। लेकिन हम इतने ज्यादा पायलट प्रोजेक्ट्स रन करते हैं कि उसकी वजह से स्टेट वाइड और नेशन वाइड जो एक्सपांशन है वो डिले हो जाता है। थर्ड इज प्राइवेट प्लेयर्स का जो कैपिटल है इट इज हाईली अनसर्टन, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल तब इन्वेस्ट करता है जब रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज्यादा होता है। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल व्हाट यू नीड इज बेटर रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म। अगर कोई रिस्क है तो इट शुड बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड द प्राइवेट कैपिटल, बिकॉज वो क्लाइमेट के लिए फाइनेंस कर रहा है। द फोर्थ वन इज सेक्टरल इम्बैलेंस। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है ना, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो अमाउंट है वो एक तो सेक्टर वाइज भी कम है, रीजन वाइज भी कम है, स्टेट वाइज भी कम है। देन देयर इज ए डेफिसिट इन एग्जीक्यूशन। बार बार जो गैप आता है बिटवीन अनाउंसमेंट, अलग अलग अनाउंसमेंट करते हैं और एक्चुअल स्पेंडिंग में, दैट क्रिएट्स द एग्जीक्यूशन डेफिसिट। बोलना बहुत है, करना उसके कंपैरेटिवली कम है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होगा कि जब तक आप क्लाइमेट इंटेंट को बैक नहीं करोगे फाइनेंशियल वेयर विदॉल से, इट विल नॉट हेल्प अचीव इंडियाज एम्बिशियस प्लान। सिंपल लैंग्वेज में, climate intent without adequate fiscal depth, it actually risks slowing India's low carbon transition, और ज्यादा स्लो हो जाएगा। Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to carbon capture, utilization and storage (CCUS), consider the following statements. 1. CCUS is primarily relevant for sectors where emissions are process based rather than energy based. CCUS deployment is currently inexpensive and widely commercialized globally. CCUS can help countries respond to carbon-linked trade measures such as CBAM. तो स्टेटमेंट 2 तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है और हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो आपका ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। 1 करेक्ट है और 3 CC कैन हेल्प कंट्री रिस्पॉन्ड टू कार्बन लिंक्ड ट्रेड मेजर्स सच एज CBM. Correct answer would be B. 1 and 2. 1 and 3. Next article is New Starts Expiry Risk Pushing the World to Unchecked Nuclear Rivalry. START क्या है? START stands for Strategic Arms Reduction Treaty. स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी, सो दैट वो एक दूसरे के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट्स है, उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। क्योंकि आर्म रेस शुरू हो गया था, तो एक दूसरे के अननेसेसरी टेंशन बढ़ाने से बेटर था कि उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया कि कितने आर्म्स, कितने न्यूक्लियर वेपन्स वो डेवलप करेंगे, कहाँ रखेंगे, एक दूसरे के साथ वेरीफाई करेंगे। बिकॉज किसी ने भी एक ने स्टार्ट किया तो दैट वुड हैव एंडेड द होल वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई द स्टार्ट ट्रीटी वाज एस्टैब्लिश्ड। स्टार्ट ट्रीटी जब खत्म हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसके बाद में आया था न्यू स्टार्ट। ये न्यू स्टार्ट जो था इट केम इन 2010 में आया था। अब ये 2010 वाला जो ट्रीटी है वो अब खत्म होने वाला है। अब ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि वंस दिस स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एक्सपायर्स, ये न्यूक्लियर राइवलरी अनचेक्ड हो जाएगी एंड इट विल लीड टू प्रोबेबल कैस्केडिंग इफेक्ट्स। समझते हैं उसको, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो न्यू स्टार्ट है वो 2010 में शुरू हुआ था। इट इज द लास्ट मेजर यूएस रशिया न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके पहले कुछ और थे, लेकिन न्यू स्टार्ट जो है वो आखिरी होगा। ये जो ट्रीटी थी इट लिमिटेड डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स एंड ऑल्सो द डिलीवरी सिस्टम। लिमिट डाल दिया था कि कितने वो रख सकते हैं, कितने नहीं रख सकते। ऑल्सो देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर फॉर्मल वेरिफिकेशन। एक दूसरे के देश में जाके वेरीफाई कर सकते थे, इंस्पेक्ट कर सकते थे, नोटिफिकेशन दे सकते थे, डेटा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे रिगार्डिंग देयर वेपन डिप्लॉयमेंट एंड वेपन स्ट्रेंथ।
नाउ एक बार ये खत्म हो जाएगा न्यू स्टार्ट, तो इट्स सस्पेंशन एंड एक्सपायरी, these now have removed this confidence building mechanism because there was verification possible, there was notification, inspection, ये सब हो सकता था. सो एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म यूएस के बीच में और रशिया के बीच में एस्टैब्लिश था, अब वो नहीं रहेगा. कुछ और इश्यूज मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसको हम क्विकली करेंगे क्योंकि मेंस के टाइम पे इसको फिर से आईआर में हम लोग डिस्कस करेंगे. जब कोई स्टार्ट टाइप का कोई भी ट्रीटी नहीं होगा तो आर्म्स कंट्रोल के ऊपर कोई सीलिंग नहीं रहेगा. सीलिंग का मतलब लिमिट. वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, वेरिफिकेशन वैक्यूम होगा तो इंस्पेक्शन, मिसकम्युनिकेशन, मिसकैलकुलेशन, ये सारी चीजें हो सकती है. डेटा एक्सचेंज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा, तो प्रिजम्पशन बेस्ड एक्शन लिया जाएगा, एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा. देन देयर विल बी हायर रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन, क्योंकि अब उनको सिर्फ सैटेलाइट इंटेलिजेंस, सैटेलाइट जिसे कहते हैं, सैटेलाइट से आने वाली इमेजरी, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही रिलाई करना होगा, और वो अकेला एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी रिस्की. देन entanglement of the systems, मतलब nuclear system will get entangled with cyber issues, it will get entangled with the conventional warfare issues, it will get entangled with information warfare issues, ये सारे डार्क वेब इशू, ये सारे जो वॉर फ्रंट्स है वो सारे एक दूसरे के साथ entangled हो जाएंगे क्योंकि इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल नहीं होगा. एंड देन लास्ट वन इज द ग्लोबल स्पिलओवर इफेक्ट इट मे लीड टू, मीनिंग अगर इसमें से कोई भी आर्म कंट्रोल नॉर्म जो है वो जब भी वीक हो जाता है, दैट इनकरेजेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन ऑफ द आर्म्स. अगर उसके ऊपर का कंट्रोल हटा दिया तो साइज, मतलब साइज एज इन क्वांटिटी में बढ़ेंगे, एंड अपने यार दोस्त जो कंट्रीज है उनके साथ भी वो आर्म्स शेयर करना शुरू कर देंगे. क्योंकि स्टार्ट जो इनिशिएटिव है, ट्रीटी जो है, उसमें प्रोलिफरेशन के ऊपर भी बैन था. सो बेसिकली कोई भी कोलैप्स, द कोलैप्स ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, इट हैज इंक्रीज्ड द स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस. With reference to New START treaty, consider the following statement. It imposed legally binding limits on deployed strategic nuclear warheads of the US and Russia. It included verification measures such as on-site inspections and data exchanges. 3. Its expiry has no implication for global nuclear stability as informal deterrence continues. Statement 3 is wrong. The answer is 1 and 2 only, A. The third article is from Meghalaya's coal mine blast. मेघालय में काफी सारे इलीगल कोल माइंस है, जो रैट होल माइंस है, उसमें ब्लास्ट हुआ एंड इट हैज कॉज कैजुअलिटीज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15 लोगों का डेथ हो गया, शायद ये नंबर बढ़ भी सकता है. दिस हैज वंस अगेन हाईलाइटेड द परसिस्टेंस ऑफ अनसेफ एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग प्रोडक्शन, माइनिंग एक्टिविटी इन मेघालय. जैसे कि मतलब ये कुछ फैक्ट्स है. एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट हैज ऑलरेडी बैंड, दिस हैज पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस रैट होल माइनिंग बिकॉज यही एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, सेफ्टी कंसर्न्स है. जो माइनिंग एक्सीडेंट्स होते हैं मेघालय में, दे ऑफन इन्वॉल्व द इनफॉर्मल लेबरर्स विथ नो लीगल और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन. जो कोल माइनिंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में होती है, दे रेज द कंसर्न अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज. अब इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो, देयर इज ए सीवियर रेगुलेटरी फेलियर. अगर एनजीटी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जुडिशियरी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बावजूद भी कैसे इलीगल रैट होल माइनिंग इतना प्रीवेलेंट है. सेकंड, वर्कर्स का सेफ्टी डेफिसिट. बेसिक सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एब्सेंट है. ट्रेनिंग हो, इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म हो, ये एब्सेंट है. फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है हो रहा है. अगर आप अनसाइंटिफिक माइनिंग करते हो, अगर रैट होल माइनिंग करते हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प लिए बिना एक्स्ट्रा आप उसमें डिविजिव तरीके से, डिस्ट्रक्टिव तरीके से माइनिंग करते हो, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट
the fragile hill ecology, rivers and groundwaters, etc. Then there is a fragmentation of the institution, meaning ओवरलैपिंग ऑफ रोल्स है. स्टेट एजेंसीज का अलग रोल है, एनजीटी का अलग रोल है, जुडिशरी अलग रोल कर रही है, स्टेट में भी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम अलग कर रहा है, जो आपका रेवेन्यू सिस्टम मतलब जो टैक्स कलेक्टरेट सिस्टम वो अलग रोल प्ले करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग रोल प्ले करता है, ट्राइबल काउंसिल रोल अलग प्ले करती है. So there are multiple agencies which are working on the same turf, and this leads to the fragmentation of the institutions. फिर आता है इकोनॉमिक कंपल्शन, जो लोकल डिपेंडेंस है, लोकल लोग जो डिपेंडेंट है इन रैट होल माइनिंग को, दैट रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स. कुछ और उनको ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो ये सब करना पड़ रहा है. सो टू कंक्लूड, इलीगल माइनिंग जो है इट परसिस्ट वेरेवर देयर इज ए गवर्नेंस गैप और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और द वीक इन्फोर्समेंट इंटरेस्ट. उनको करने का मन ही नहीं है. प्लीज पॉज द वीडियो. Question is, rat hole mining often in the news in the context of Meghalaya is problematic primarily because 1. It is largely unregulated and violates environmental norms. 2. It exposes worker to high safety risk without any legal protection. 3. It is practiced only by large organized mining corporations. ये तो इनफैक्ट उल्टा है ना, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड माइनिंग कॉर्पोरेशंस काम ही नहीं करते हैं. यहाँ पे लोकल छोटे मोटे लोग कॉन्ट्रैक्टर जो है, छोटे मोटे ग्रुप जो है वो काम करते हैं. सो करेक्ट इज फर्स्ट टू स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन ए. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंडियाज पुश ऑन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर हेल्थ केयर एंड रिसर्च. साइंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, ये हेल्थ के साथ मेजरली लिंक्ड है. इंडिया इज करेंटली एक्सपांडिंग द एप्लीकेशन ऑफ लार्ज स्केल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग टू स्ट्रेंथन द डिसीज रिसर्च, प्रिसीजन मेडिसिन एंड इंडिजिनियस बायोटेक कैपेसिटी. जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? जो आपका डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है उसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं, राइट? उस जीन्स का जो सीक्वेंसिंग होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका डेटाबेस बनाना लार्ज स्केल तक, मतलब डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट कम्युनिटीज से बहुत बड़ा डेटा बनाया जा रहा है. उससे एक्सपेक्टेड ये है कि वी विल बी एबल टू वर्क इन प्रिवेंटिव मेडिकल केयर मोर देन क्यूरेटिव. मतलब क्यूरेटिव पे भी ऊपर भी काम होगा, लेकिन हम प्रिवेंटिव पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे. कुछ फैक्ट, इंडिया हैज लॉन्च्ड ए नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव. पर्पस क्या है? टू मैप द जेनेटिक डाइवर्सिटी. इंडिया में कितना है. जीनोम सीक्वेंसिंग जब करते हैं तो इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर ससेप्टेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द रेयर डिसीजेस. कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग का अगर आपको इफेक्टिवली यूज करना है तो इट नीड्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ एथिकल ओवरसाइट. मीन्स के पर्सपेक्टिव से एक जो कोर इशू यहाँ पे डील करना पड़ता वो है हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि जब आपके पास जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा, पूरा डेटाबेस अगर अवेलेबल हो जाता है, सो इट लीड्स फ्रॉम शिफ्टिंग हेल्थ केयर फ्रॉम रिएक्टिव मेडिसिनल केयर, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड केयर. क्योंकि अगर हर किसी इन द एब्सेंस ऑफ जीनोम सारे लोगों के ऊपर एक ही तरीके का ट्रीटमेंट का प्लान होता है ना. लेट्स से कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, दो लोग हैं, दोनों के अगर जीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोनों के ऊपर सिमिलर तरह की ट्रीटमेंट चलेगी. बट इफ यू हैव जीनोम डेटाबेस तो उन दोनों के ऊपर उन दोनों के जीन्स के हिसाब से मॉडिफाई करके पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. सेकेंड, डेटा गवर्नेंस चैलेंज जो है, जब इतना बड़ा आप लार्ज स्केल डेटा बना रहे हो जेनेटिक का, सो देयर is going to be the concern regarding the privacy of that information, regarding the consent of the individual and regarding the possibility of misuse of that information. फिर आता है इक्विटी का रिस्क. मतलब जो बेनिफिट होंगे इस एडवांस जीनोमिक्स के, मतलब इस इंफॉर्मेशन के, तो वो उसके ज्यादा से बेनिफिट जो है वो एक तो अर्बन लोगों के पास, मतलब शहरी लोगों के पास या अर्बन एलिट्स के पास
या एलिट सेंट्रिक ही होगा रादर देन कॉमन पब्लिक इंटीग्रेशन पॉसिबल किए बिना। फिर आता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स को। एक बायो इन्फॉर्मेटिशियंस एक टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। ऐसे जो ट्रेंड बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है वो बहुत कम है, ऊपर से जेनेटिक काउंसलर्स कम है, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया टॉप नॉच क्वालिटी का लैब इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। देन कम्स द इशू ऑफ एथिकल इम्प्लीकेशंस। गलती से अगर आपको कहीं से भी पता चलता है कि कुछ जीन्स थोड़े सुपीरियर है, कुछ जीन्स खराब है, या इरेस्पेक्टिव जीन्स सुपीरियर हो या ना हो, अगर इफ देयर आर पीपल हु स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन द जीन्स इंफॉर्मेशन, अगर वो जीन्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज ethical implication. It is going to have great ethical implication. To conclude, genomics जो है that has actually the potential to revolutionize Indian healthcare, but only if that innovation is combined with ethics and execution. Please pause the video and attempt this MCQ. Consider the following statements regarding human genome sequencing. 1. It enables the personalized medicine by tailoring treatment to an individual's genetic profile. Correct. It has no ethical or privacy implications once anonymization is ensured. Third, it can support early detection and prevention of the certain disease. First is correct, third is correct. A is the right answer. It has no ethical or privacy implication. ये बहुत extreme statement है. It is possible to have such implications. Last is mental health support that should become the part of reproductive health care. क्योंकि बात ऐसा है कि बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारा सोसाइटी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी रिसर्च कंडक्ट किए गए, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर किसी कपल में इनफर्टिलिटी का इशू है, अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो 90% ऑफ द टाइम फीमेल को ही दोष दिया जाता है। बट हालांकि प्रॉब्लम लड़के में भी हो सकता है। लड़कियां ही अगर सिर्फ गर्ल चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो उसमें भी सिर्फ लेडीज को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, हालांकि उसमें लेडीज का कोई लेना देना ही नहीं है। XY जो क्रोमोसोम होता है वो तो लड़कों में होता है। सो इट ट्रॉमेटाइजेस विमेन and hence they do have the mental health implications. So this article argues that when you talk about the reproductive care, the elements of mental health should be included. पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। जो स्टडीज है, they have indicated that there is a psychological stress associated with reproductive function because of the hormonal pathways. सेकेंड, मतलब हार्मोनल पाथवेज मतलब इट नॉट जस्ट बिकॉज बॉय और गर्ल चाइल्ड इज हैपनिंग और सोसाइटल प्रेशर, बॉडी ही फीमेल की बहुत ज्यादा बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करती है एंड दैट लीड्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस है, दे हैव रिकमेंडेड और वर्ल्ड ओवर के मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी जरूरी होता है एज अ पार्ट ऑफ फर्टिलिटी असेसमेंट। जो इंडिया का मेंटल हेल्थ बर्डन है ना, इट रिमेन्स वेरी हाई with limited specialist availability in public health care। मतलब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। अब कोर इश्यूज, एक जेंडर्ड बर्डन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब सोशल और कल्चरल नॉर्म जो है, दे डिस्प्रपोर्शनेटली ब्लेम विमेन फॉर इनफर्टिलिटी इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन कि एक्चुअल में गलती किसका है, एक्चुअल में किस में फॉल्ट है, बी इट मैन और वुमन। पहले ही प्रिज्यूम कर लेते कि प्रॉब्लम जो है वो फीमेल में है। देन देयर इज अ कंसर्न ऑफ माइंड एंड बॉडी डिस्कनेक्ट इन हेल्थ केयर। आप बॉडी के ऊपर काम कर लेते हो लेकिन माइंड के ऊपर काम नहीं करते हो, एंड मेंटल हेल्थ जो होती है उसको सेकेंडरी हेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता है, नॉट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। देन इशू ऑफ क्लिनिकल ओवरसाइट, क्योंकि रूटीन रिप्रोडक्टिव केयर जो है, इट ऑफन इग्नोर्स the screening for anxiety, depression and associated stresses. There exists the access gap, क्योंकि जो काउंसलिंग सर्विसेज है, they remain scarce
in public reproductive health facilities. And there exists a stigma and silence. क्योंकि आज भी अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो, स्पेशली इफ दे आर सराउंडिंग द फर्टिलिटी एरिया, तो इनको बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है ये, बिकॉज सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. टू कंक्लूड, reproductive healthcare जो है it remains incomplete unless we integrate the mental health as integral part of reproductive health. It has to be treated like a clinical component. Please pause the video and attempt this MCQ. Integrating mental health into reproductive healthcare is important because one, psychological stress can influence hormonal and reproductive functions. 2, infertility related mental health issues affect only women. And 3, early mental health intervention can improve treatment outcomes. एक तो पहली बात ये कि infertility related जो mental health issues है सिर्फ फीमेल को अफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आंसर हैज टू बी 1 and 3. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ये स्मार्ट बुक्स अब एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. यू कैन एक्सेस दिस by contacting on the number mentioned on your screens. Prefit का moderate phase शुरू हो गया, so I would request you all to watch those free YouTube live videos in order to understand and develop your MCQ solving skills. Thank you so much. Have a good day.